Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express. So students, आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं हम सारी कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़. तो फर्स्ट न्यूज़ जो आपको प्राइमरली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में दिखेगी कि यस्टरडे जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर स्पीच दी थी एंड उस स्पीच के अंदर में इन्होंने हमारे आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी विथ रिगार्ड टू ऑपरेशन सिंदूर, विथ रिगार्ड टू एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड विथ रिगार्ड टू पाकिस्तान, ये सारी की सारी डिटेल्स उन्होंने दी थी. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मेन की पॉइंट्स हैं उनकी स्पीच के उनको यहां पे गो थ्रू कर लेंगे सो दैट हमें एक आइडिया. इसके अलावा हम यहां पे एक और पॉइंट को डिस्कस करेंगे विच इज की पॉसिबली आफ्टर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर जो आपका नया इंडिया है या नए इंडिया का जो नया डॉक्ट्रिन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शायद एक 3 पॉइंट डॉक्ट्रिन पुट अप करा है व्हेन इज कम टू डीलिंग विद पाकिस्तान. एंड आगे फ्यूचर में जाके अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो उसको इंडिया कैसे हैंडल करेगा, उसके रिपरकशंस क्या होंगे पाकिस्तान को लेके, उसके लिए हमने एक नई पॉलिसी बनाई है. तो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को भी प्लीज आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना. बट बिफोर गोइंग थ्रू द स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन लेट्स लुक एट द की टेकअवेज फ्रॉम यस्टरडे स्पीच. ओके, सो पहला है कि जो पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर था, जो आपका ऑपरेशन सिंदूर था उसका बेसिकली ट्रिगर क्या था. तो ट्रिगर पॉइंट था आपके जो अप्रैल 22 को पहलगाम अटैक हुआ था. उस पहलगाम अटैक के अंदर में स्पेसिफिकली जो मेल टूरिस्ट थे, हिंदू मेल टूरिस्ट थे, उनको टारगेट किया गया था एंड उसी के ही रिप्लाई में हमने ऑपरेशन सिंदूर यहां पे लॉन्च किया था एज अ ट्रिब्यूट टू दोज वुमेन जिन्होंने यहां पे लूज किया था. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जो बेसिकली पर्पस था ऑपरेशन सिंदूर का उसको यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियर कर दिया कि हमने इसका नेमिंग ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा. सेकंड कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी तक ओवर नहीं हुआ है, इट्स अ प्राइमरी पॉज, ये अभी एक टेम्पररी है. हम अभी फ्यूचर में देखेंगे पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है. हमारी जो यहाँ पे से थी या हमारी जो कंडीशन थी फॉर सीज फायर, अगर पाकिस्तान उन्हें फुलफिल करेगा तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को एंड करेंगे. अदरवाइज ऑपरेशन सिंदूर अभी एंड नहीं हुआ है. नेक्स्ट पे आते हैं. इसके बाद में पाकिस्तान आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्पेसिफिकली क्लियर कर दिया है कि अब हम जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल है उससे टर्न डाउन नहीं होंगे. हम हमारी पर्टिकुलर जो भी हमारा एक्शन होगा वो अब इस पर्टिकुलर बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो उसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो न्यूक्लियर वेपन्स हमें हमारे अगेंस्ट यूज कर सकता है. एंड कहीं ना कहीं अगर आप स्पीच को फॉलो करते तो यू वुड हैव सीन देयर कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी एक मैसेज भी सेंड करना चाहते हैं वर्ल्ड को कि अगर अब पाकिस्तान यहां पे न्यूक्लियर वेपन यूज करता है सो देन इंडिया वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, वर्ल्ड वुड बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यहां पे वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक्शन लेने में फेल हो रहा है. नेक्स्ट पे आते हैं कि यहां पे हमने स्पेसिफिकली रिट्रेट करी, ये पॉलिसी हमारी पहले से थी, हमने फिर से इस पॉलिसी को क्लियर कर दिया है कि हमारी जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म पॉलिसी है कि हम यहां पे टेररिज्म कहीं भी होगा तो हम उसको टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे एंड पॉसिबली फ्यूचर के अंदर में हम वेट भी नहीं करेंगे, हम इमीडिएट एक्शन लेंगे. ये पर्टिकुलर पॉलिसी हमारी क्लियर थी विद द उरी स्ट्राइक्स, बालाकोट एंड नाउ दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर कि जैसे ही कोई अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हम रिस्पॉन्ड करेंगे. एंड आप देख सकते हैं कि विद टाइम हमारा जो एस्केलेशन लेडर है या हमारा जो पर्टिकुलर अटैक होगा वो डिसप्रपोर्शनेट भी हो सकता है. आपने अगर सिर्फ हमारे 5 लोग मारे तो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ 5 लोगों को मारे, हम आपके ज्यादा लोगों को भी अटैक कर सकते हैं. ओके, इसके बाद में व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब इंडिया की न्यू नॉर्मल पॉलिसी लाइक व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल या व्हाट इज गोइंग टू बी द नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ इंडिया. तो यहां पे बोला गया है कि रिटेलिएशन टू टेरर और इंडिया स्टॉप. तो यहां पे अब टेररिस्ट या पाकिस्तान नहीं डिसाइड करेगा कि इंडिया क्या रिटेलिएट करने वाला है, इंडिया खुद डिसाइड करेगा कि उसका रिटेलिएशन कहां होगा, कब होगा और कैसे होगा. ओके, विथ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेररिस्ट एंड देयर स्पॉन्सर. अब हम टेररिस्ट और स्पॉन्सर्स के बीच में टारगेट हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे. अब यहां पे बेसिकली पाकिस्तान को सीधे टारगेट किया जा रहा है कि अब हम ये नहीं करेंगे कि हमारे अगेंस्ट में या कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है तो हम सिर्फ टेररिस्ट को यहां टारगेट कर रहे हैं. जिन लोगों को हम उनका स्पॉन्सर बिलीव करते हैं, जिन लोगों को हम ये मानते हैं, जिस कंट्री को हम मानते हैं कि ये लोग हैं या ये कंट्री है जो उनको सपोर्ट कर रही है, बेसिकली पाकिस्तान की बात हो रही है यहां पे, हम उनको भी यहां पे टारगेट कर सकते हैं. उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो पाकिस्तान स्टेट और आर्मी भी अब हमारे उस न्यू नॉर्मल के अंदर में उसका पार्ट बनेगी. नेक्स्ट पे आते हैं.
यहाँ पे स्पेसिफिकली ही हैज पॉइंटेड आउट कि जो पर्टिकुलर हमने स्ट्राइक्स करी थी, जो पर्टिकुलर हमने लॉन्चेस करे थे, उसमें हमारे टारगेट थे टेरर कैंप्स या टेरर यूनिवर्सिटी, टेररिज्म यूनिवर्सिटी जो आपके पाकिस्तान के अंदर में अब डेवलप हो चुकी हैं। सो यू कैन सी यार कि हमने पाकिस्तान में, यूजुअली हम पाकिस्तान में पीओके के अंदर में जो टेरर कैंप्स होते थे, उरिया बालाकोट में हमने उनको अटैक किया था, बट इस बार हमने नॉट जस्ट इन पीओके बट पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर में जो एलिजेड उनके टेरर कैंप से उनको भी यहां पे टारगेट करा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे बहावलपुर एंड योर मुरिद के, बहावलपुर और मुरिद के जो एलएटी और जेईएम इन दोनों के टेरर कैंप से उनको करा था। तो वन क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं वो ये है कि एक तो बहावलपुर जो है ये किस पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप का आपका सेंटर पॉइंट था, और मुरिद के जो है ये किस पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप का हेडक्वार्टर है। तो ये दोनों किसके हेडक्वार्टर हैं, उन दोनों के अगर आप चीफ का नाम बता पाए सो दैट वुड ऑल्सो बी गुड फॉर यू, बिकॉज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। इसके अलावा रावलपिंडी और उसके आसपास मुर्शिदाबाद, उन सब के आसपास जो टेरर कैंप थे उन सबको भी हमने टेरर कैंप को यहाँ पे टारगेट किया था, और यहाँ पे इन सबको क्या डिक्लेयर करा है, दीज आर ग्लोबल यूनिवर्सिटीज ऑफ टेरर। सो नॉट जस्ट फॉर इंडिया, ये सिर्फ इंडिया के लिए खतरा नहीं है, ये जो पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो टेररिज्म फैल रहा है, जो आतंकवाद है, उनकी ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो इट्स अप टू द वर्ल्ड नाउ कि वो कैसे पाकिस्तान को यहाँ पे सही रास्ते पे लेकर आता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं विमेन ऑफिसर फ्रॉम द आर्मी एंड एयरफोर्स, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर योमिका सिंह। तो प्लीज ये दोनों नाम आप, आई एम श्योर आप सबको याद हो गए होंगे, बट मेक श्योर कि आपको ये नाम अच्छे से याद हो, बिकॉज इन पर्टिकुलर नामों पर भी क्वेश्चन बन के आ सकता है आपका। तो इन्होंने नेशन को ब्रीफ करा था, तो यहाँ पे हमने एक सिग्नल भेजने का कोशिश करा गया था कि जिस तरह आपने जेंडर बेस्ड ब्रुटैलिटी करी है, वी आर नॉट गोइंग टू आंसर यू बाय अ स्पेसिफिक जेंडर ओनली। यहाँ पे जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड आपको कर रहे हैं, एटलीस्ट ओरली जो रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, दीज आर गोइंग टू बी फ्रॉम द विमेन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, अनलाइक द टेररिस्ट जिन्होंने यहाँ पे सिर्फ मेल हिंदू जो टूरिस्ट है उनको यहाँ पे टारगेट किया था। यहाँ पे जो इंडिया का रिस्पॉन्स होगा, इट इज गोइंग टू बी इन स्पाइट ऑफ एनी काइंड ऑफ जेंडर। सो कोई भी जेंडर आके यहाँ पे आपको मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, और क्या बात करी गई कि जो यहाँ पे यूएस के इंटरवेंशन का क्लेम था, इसको साइड स्टेप करा एंड प्राइम मिनिस्टर क्लैरिफाइड कि यहाँ पे कोई भी कंट्री जो है वो इन्वॉल्व नहीं था। डायरेक्टली यूएस का नाम नहीं लिया गया, बट दे हियर द मैसेज वाज क्लियर कि जो पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टांस है या इंडिया का जो स्टांस था, ये जो पर्टिकुलर हम स्टांस पे पहुंचे, हम सीज फायर पे पहुंचे, ये हम हमारे टर्म्स पे पहुंचे एंड दिस इज बेस्ड ऑन द एश्योरेंस गिवन टू अस बाय द पाकिस्तान आर्म पीपल। तो पाकिस्तान की जो आर्मी के लोग हैं, डीजीएमओ ने जो बात करी थी उसके बेसिस पे हम ये करें। सो इनडायरेक्टली सिग्नल ये था कि यहां पे हम ट्रम्प से या यूएस के इंटरवेंशन से हमने हमारे पोजीशन को चेंज नहीं करा है। मोर ओवर ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि वन ऑफ द रीजन व्हाई दोज पर्टिकुलर टेररिस्ट पिक्ड द हिंदू टूरिस्ट एंड उनको वहां पे टारगेट किया था, सो दैट यहां पे कोई कम्युनल वायलेंस करा जा सके। बट उस अटैक के बाद में और ऑपरेशन सिंदूर के पूरे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में इंडिया ने पूरी नेशनल यूनिटी शोकेस करी, नॉट जस्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट इन कश्मीर ऑल्सो। वहां पर भी कोई कम्युनल इंसिडेंट नहीं हुआ एंड वी नेवर सो एनीवन इन इंडिया जो यहां पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था या फिर ही वाज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग इन ऑपरेशन सिंदूर। तो यहां पे किसी ने भी सिंपैथी शो नहीं करी, एवरीवन वाज ऑन द सेम पेज कि यहां पे एक बहुत ही ब्रूटल टेररिस्ट अटैक किया गया है, रिलीजन स्पेसिफिक किलिंग करी गई है एंड उसके अगेंस्ट में हमें आंसर्स चाहिए होंगे। तो यहां पे कहीं ना कहीं हम एज अ स्ट्रॉन्गर नेशन बन के आए। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट, जो लास्ट मेन की टेक अवे है कि यहां पे इंडिया का जो मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इमोशनल रिस्पांस, कि यहां पे इमोशनल रिस्पांस क्या था कि हमने यहां पे एक तो जो ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा, सो दैट कि यहां पे हम जो पर्टिकुलर टारगेटेड लोग थे टेररिस्ट के, उनको यहां पे एक फीलिंग ऑफ क्लोजर दे सकें। दूसरा, हमने यहां पे जो पर्टिकुलर को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनके अंदर में विमेन ऑफिसर्स को आगे रखा, सो दैट अगेन यहां पे हम एक मैसेज सेंड करें कि अनलाइक द टेररिस्ट, यहां पे हम विमेंस को इक्वली ट्रीट करते हैं, यहां पे हम उनके अंदर में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। एंड इससे एक पावरफुल नरेटिव हम बिल्ड कर पाए हैं कि इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, इसके अंदर में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है एंड इन केस कोई हमारे यूनिटी या इंटीग्रिटी के ऊपर पे अटैक करेगा तो उसको हम प्रॉपर आंसर करेंगे। ओके, तो ये कुछ की टेक अवेज थे आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीच के। ओके, सो
अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एक चीज हमें जो क्लियर हो गई है, जो इफ यू रिमेंबर न्यू नॉर्मल वाला पॉइंट था, तो सम ऑथर्स आर सेइंग कि अब इंडिया ने अगेंस्ट टेररिज्म एंड अगेंस्ट पाकिस्तान एक नया पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन यहाँ पे सेटअप कर दिया है कि इन केस हमारे अगेंस्ट में कोई टेरर अटैक होता है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा। ओके, तो अगर हमें समझना है कि इंडिया का नया 3 पॉइंट डॉक्ट्रिन क्या होगा टेररिज्म का, तो ये 3 कोर प्रिंसिपल हैं जिस बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो ओके, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके में, तो ये आप ऑल्दो आई एम श्योर ये बहुत जनरल इन नेचर है, बट अगेन अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू शुड नो कि अब हमारा 3 पॉइंट डॉक्ट्रिन के क्या क्या पार्ट है। ओके, तो पहली चीज तो यह कि अगर इसको सम अप किया जाए, इसको शॉर्ट में बताया जाए, तो यहां पे हमारी जो अब एंटी टेरर पॉलिसी है वो बोल्ड है, वो डिसिसिव है एंड प्रीएम्प्टिव है। तो 3 चीजें हो गई आपके इसमें, बोल्ड है, मोर डिसिसिव है एंड प्रीएम्प्टिव है। बोल्ड है मतलब कि वी आर नॉट गोइंग टू लिमिट आवरसेल्व्स टू लिमिटेड टारगेटिंग, हम यहां पे प्रॉपर टारगेटिंग करेंगे। डिसिसिव है विच मींस कि वी हैव डिसाइडेड, हमें पहले से पता है हमें क्या करना है, जब हम वो प्रोग्राम करेंगे तो वी वुड बी डिसिसिव कि हमें किन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे किस लेवल तक वहां पे लेके जाना है। एंड इट इज प्रीएम्प्टिव। नाउ प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी द केस कि अब इंडिया जो है वो वेट करेगा टेररिस्ट स्ट्राइक होने का। अगर उसको कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहां से टेररिस्ट अटैक हो सकता है, या फिर यहां पे कोई टेररिस्ट कैंप है जहां पे इंडिया के अगेंस्ट में प्लानिंग हो रही है, फ्यूचर में अटैक हो सकता है, तो इंडिया प्रीएम्प्टिव अटैक भी कर सकता है। तो यहां पे 3 पॉइंट डॉक्ट्रिन को अगर समराइज करना हो तो हम इस तरीके से इसको समराइज कर सकते हैं। अब हमारे 3 कोर प्रिंसिपल्स क्या हो चुके हैं अगेंस्ट टेररिज्म, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो पहला पॉइंट होगा इंडिया विल रिस्पॉन्ड ऑन इट्स ओन टर्म्स, यानी कि यहां पे हमें कोई डिक्टेट नहीं करेगा, यूएस हमें नहीं बताएगा कि कब हम यहां पे वॉर को हमें एंड कर देना चाहिए, या फिर पाकिस्तान के टेररिस्ट डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें या इंडिया को कब रिटेलिएट करना चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू बी वेटिंग फॉर द टेररिस्ट टू स्ट्राइक फर्स्ट, वी आर गोइंग टू स्ट्राइक देम ऑन देयर टर्फ अगेन। तो यहां पे इंडिया विल डिसाइड द टाइमिंग, प्लेस एंड मेथड ऑफ इट्स रिस्पॉन्स, नो लॉन्गर आर रिएक्टिव अप्रोच। जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हम प्रीएम्प्टिव होंगे, हम रिएक्टिव नहीं होंगे। ओके, एंड रिफ्लेक्ट्स अ लोअर थ्रेशोल्ड फॉर फ्यूचर रिटेलिएटरी एक्शन, यानी कि हमने हमारा जो थ्रेशोल्ड है कि पहले इतना बड़ा अटैक होता तो हम वापस से उसमें रिस्पॉन्ड करते, हमने उसका थ्रेशोल्ड बहुत नीचे कर दिया। अ वेरी स्मॉल अटैक कैन हैव अ डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्ड फ्रॉम आवर साइड नाउ। सेकेंड क्या है, जीरो टॉलरेंस फॉर न्यूक्लियर ब्लैकमेल। तो ये 10 की अवे में हमने पढ़ा था, बिकॉज ये पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन वहीं से ही डिराइव करी हुई है। और यहाँ पे ये है कि अब हम डेटर नहीं होंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर पॉस्चरिंग से। दे हैव सेड कि उनके पास में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। अब ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होते हैं कि कहीं पर लेट से इंडियन आर्म फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान में एंटर कर गई या बिल्कुल एलओसी के ऊपर पे हैं, तो एक वो छोटा न्यूक्लियर वेपन यूज करते हैं टू टारगेट दोज पर्टिकुलर आर्म फोर्सेज ओनली। तो यहां पर इंडिया हैज बीन वेरी क्लियर कि अगर आप किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन यूज करते हो, एंड नॉट जस्ट न्यूक्लियर वेपन, अगर आप कोई केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन भी इंडिया के अगेंस्ट में या इंडियन आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट में यूज करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया हैज द राइट्स ओपन, इंडिया हैज द राइट टू हैव डू अ न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन यू ऑल्सो। तो यहां पे आप किसी भी तरह का एक छोटा न्यूक्लियर अटैक भी करोगे तो उसके अगेंस्ट में हम जो न्यूक्लियर अटैक करेंगे वो ऑब्वियसली डिस्प्रपोर्शनेट होगा। तो यहां पे अब न्यूक्लियर वॉर का जो कोई थ्रेट है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क अगेंस्ट इंडिया। ओके, एंड थर्ड इसका जो पार्ट हो जाएगा न्यूक्लियर ब्लैकमेल का, विच वी हैव अगेन डिस्कस इन टेक अवेज, कि टेररिस्ट, देयर मास्टर्स एंड स्पॉन्सर्स बेसिकली टारगेटिंग द पाकिस्तानी स्टेट एंड पाकिस्तानी आर्मी, इसमें हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। सो नाउ ये थर्ड पॉइंट हो गया, इंडिया नाउ ट्रीट्स व्हाट, टेररिस्ट ग्रुप, देयर मास्टरमाइंड्स एंड द पाकिस्तान गवर्नमेंट मिलिट्री एज द सेम। तो यहां पे अगर कोई टेरर अटैक होता है तो वी आर नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट कि ये पर्टिकुलर अटैक एलईटी ने करा है या ये पर्टिकुलर अटैक कश्मीरी मिलिटेंट्स ने करा है। हम यहां पे अगर हमारे ऊपर पे कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है और उसको हम पाकिस्तान से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे, तो वी आर गोइंग टू अटैक द पाकिस्तान फोर्सेज ऑल्सो या पाकिस्तान मेनलैंड ऑल्सो। ओके, तो यहां पे पाकिस्तान स्टेट एक्टर्स कैन बी लेजिटिमेट टारगेट्स इन फ्यूचर एक्शन। तो ये सेम बात है जो अलग अलग वर्ड्स में कही हुई है, बट दिस इज गोइंग टू बी द न्यू डॉक्ट्रिन फॉर इंडिया नाउ। ओके, तो ये डॉक्ट्रिन आई वुड से कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए।
पॉलिसी ऑन पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमने दो और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा। पहला तो यह टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, कि इंडिया पाकिस्तान के साथ में कोई भी डिप्लोमेटिक चैनल ओपन नहीं रखेगा एज लॉन्ग एज जो पाकिस्तान है उसकी टेररिज्म की यूज ऑफ टेररिज्म ऐसा पॉलिसी उनकी कंटिन्यू रहती है। एंड दूसरी, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, तो यहाँ पे टेरर और ट्रेड भी इंडिया पाकिस्तान नहीं करेंगे। एंड इन सब के अलावा जो एक स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, जो पहले भी कहा हुआ है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, यहाँ पे सिग्नल है आपका इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कि अगर जब तक खून बहता रहेगा तब तक पानी वहां पे नहीं बह सकता है। तो इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि अगर हम पे कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो इंडिया कीप्स इट्स ऑप्शन ओपन ऑफ इवन सस्पेंडिंग और इवन गेटिंग इंडिया आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी ऑल्सो। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हमने ओपन रखे हैं। एंड इसके अलावा वी हैव क्लैरिफाइड नाउ कि अगर कोई बात भी होती है रिगार्डिंग लेट्स से एनी रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे हम सिर्फ दो चीजों पे बात करेंगे। वो है एक तो टेररिज्म को लेके और दूसरा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, विच मींस इंडिया का जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, इट इज आउट ऑफ टॉपिक नाउ, कि इसके ऊपर पे डिस्कशन नहीं होगा। इफ पाकिस्तान वांट टू डिस्कस, इट कैन डिस्कस रिगार्डिंग पीओके कि उसके बदले में क्या करना है, उसके एक्सचेंज में क्या करना है, बट जम्मू कश्मीर इज आउट ऑफ डिस्कशन नाउ। एंड मोर ओवर वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस व्हेन टेररिज्म इज वन ऑफ द टॉपिक्स। ओके, तो यहाँ पे हमने पाकिस्तान की पॉलिसी क्लियर कर दी है, हमने यहाँ पे की टेक अवेज जो थे उनको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। एंड इसके अलावा जो 3 पॉइंट आपका डॉक्ट्रीन है पाकिस्तान के लिए टेररिज्म के अगेंस्ट में, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये ही आज के न्यूज़पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, चाहे हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, दोनों में इसी न्यूज़ को हमने कवर किया है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगेन अपार्ट फ्रॉम द इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ ऑन गोइंग, इसके अलावा ट्रेड के एस्पेक्ट में भी आपके बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में जो एक ट्रेड वॉर इनिशिएट हो गया था, अब वो पर्टिकुलर ट्रेड वॉर है एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग उसे सस्पेंड किया जा रहा है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट हुआ है यूएस और चाइना के बीच में, कहां पे हुआ ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिकॉज ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूएस चाइना का जो ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके बाद उन्होंने टैरिफ्स को रिड्यूस करा है, वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट कहां पे साइन हुआ था। ओके, तो आपके ये पर्टिकुलर न्यूज जो है ये फ्रंट पेज पे भी आई है। ये पर्टिकुलर न्यूज आपके कि इंडिया पे इंपैक्ट क्या है वो आपके बिजनेस पेज के ऊपर पे या इकोनॉमी पेज में भी आई है और इंडियन एक्सप्रेस के ये एक्सप्लेन पेज पे भी आई है। तो हम ये तीनों चारों जो न्यूज है इनको एक साथ कर रहे हैं। अगेन आपको समझना पड़ेगा कि क्लैट में आपके लिए टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जो टॉपिक होता है उसी के अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि यूएस चाइना का ट्रेड टैरिफ वॉर स्टार्ट कैसे हुआ था। सो इफ यू रिमेंबर जनवरी के मंथ में व्हेन डोनाल्ड ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट, देन एंड देयर ही स्टेटेड कि जितने भी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं और जिनकी ट्रेड पॉलिसीज हमारे साथ अनफेयर हैं, उन सबके ऊपर पे हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए जाएंगे। एंड नॉट जस्ट ऑन चाइना, जितने भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, यहां से जो गुड्स आपके एक्सपोर्ट होते हैं टू यूएस, उन सबके ऊपर पे कुछ ना कुछ टैरिफ्स लगाया गया था। तो जब फर्स्ट आपका उन्होंने एक्शन लिया गया, उसमें सिर्फ 2 कंट्रीज के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया गया था, एक तो थी कनाडा और एक था मेक्सिको। बाकी सब कंट्रीज के ऊपर पे उन्होंने टैरिफ्स पुट किए थे। एंड जिसमें सबसे ज्यादा टैरिफ्स पुट करा गया था अपार्ट फ्रॉम वियतनाम एंड कंबोडिया, द थर्ड कंट्री वाज चाइना। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप वाज माइट बी अंडर द इंप्रेशन कि यहां पे अगर मैं चाइना के साथ इस तरह से टैरिफ्स लगाऊंगा तो चाइना शायद मुझे कुछ यहां पे कंसेशन दे दे, इंडिया यूएस को यहां पे कोई कंसेशन दे दे और खुद के जो पर्टिकुलर ट्रेड नॉर्म्स है उनको इजी कर दें एंड उसके एक्सचेंज में मैं यहां पे ये प्रॉमिस कर दूंगा। बट इस पर्टिकुलर के बिल्कुल उल्टा हुआ और चाइना ने यहां पे अपने टैरिफ्स को डबल डाउन कर दिया कि कोई नहीं, अगर आप टैरिफ्स लगाने आप लगाइए, हम भी यूएस के गुड्स पे टैरिफ्स लगाना स्टार्ट करेंगे। एंड हम कई जगहों पे जो हम इंपॉर्टेंट यूएस के लिए इंपोर्ट होते हैं कि मतलब जो यूएस को इंपोर्ट चाइना से चाहिए ही, उन पे हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाएंगे। तो उससे क्या हुआ, यूएस का जो पर्टिकुलर मार्केट है वो एकदम से नीचे चला गया, स्टॉक मार्केट वो गिरने स्टार्ट हो गए और वहां पे अगर सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं लिया जाता तो एक बहुत ही टेरिबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती इकोनॉमी केस में, जिसको बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। ओके, जिसको बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। अब ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो स्टैगफ्लेशन 2 वर्ड से बन के मिला है, एक तो है स्टैग्नेशन और एक है इन्फ्लेशन।
अब ये बहुत ही एक पिक्यूलियर सिचुएशन होती है इकोनॉमी के अंदर में कि आपकी जो जीडीपी है वो तो स्टैग्नेट हो चुकी है, वो ग्रो नहीं कर रही है। एट द सेम टाइम जो प्राइसेस ऑफ गुड्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं विदाउट एनी वैल्यू एडिशन इन द गुड्स। तो इस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे क्या होता है, जॉब लॉसेस भी होती हैं एंड उसके बाद भी आपकी जो प्राइसेस हैं वो कम नहीं होती हैं। तो सिचुएशन कुछ यूएस के अंदर में कुछ ऐसी हो रही थी। सो इट वाज एडवाइज्ड टू डोनाल्ड ट्रंप कि आपको जल्दी से चाइना के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, आउट ऑफ हैंड जा सकती है। तो फाइनली यहां पे आपके यूएस और चाइना ने यहां पे अपना एक टैरिफ ट्रूस करा है। तो ये पर्टिकुलर ट्रूस जो है ये इनिशियली सिर्फ 90 डेज के लिए है, बट एज वी हैव सीन इन पास्ट इंस्टांसेस आल्सो कि जो आपके डोनाल्ड ट्रंप डीटी हैं वो पर्टिकुलर डीटी एक बार ऐसे ट्रेड डील करते हैं या कुछ करते हैं तो उसको फिर बार बार एक्सटेंड ही करते रहते हैं। तो प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी द डील नाउ। तो यहां पे दोनों कंट्रीज ने क्या था, 145-125% एक दूसरे गुड्स पे, यूएस ने 145 टैरिफ्स लगा दिए थे, चाइनीज ने 125% टैरिफ्स लगा दिए थे। बट इसमें हुआ क्या, यहां पे जो यूएस है उसका तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बट चाइना की इकोनॉमी रिजिलियंट रही, उसने जीडीपी ग्रोथ भी यहां पे दर्ज करी और इसके अलावा वहां पे जो उनका ट्रेड सरप्लस था वो भी $96 बिलियन था, विच मींस कि यूएस के इन सब रिटेलिएशंस लगाने की वजह से चाइना की इकोनॉमी को फर्क पड़ भी नहीं रहा था, बट यूएस की इकोनॉमी को फर्क पड़ रहा था। ओके, तो मेन रीजंस क्या थे यूएस के जिस बेसिस पे उसने चाइना पे टैरिफ्स लगाए? पहला था कि चाइना है फेंटेनिल करके एक पर्टिकुलर ड्रग होता है, उसको स्मगल करता है इनटू इंडिया, नॉट इंडिया सॉरी, इनटू यूएस। और ये पर्टिकुलर फेंटेनिल ड्रग है, ये पर्टिकुलर ड्रग आपका बहुत एडिक्टिव होता है और इससे बहुत सारे लोगों की डेथ एक्सेट्रा हो जाती है। एंड इट वाज एन एलिगेशन कि चाइना ये डेलिबरेटली कर रहा है टू बेसिकली डिस्ट्रॉय द यूथ ऑफ यूएसए। दूसरा था कि यहाँ पे ऑब्वियसली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हर कंट्री यूएस के साथ करता है, एंड देयर इज मासिव ट्रेड इंबैलेंस बिटवीन चाइना एंड यूएसए, 1.2 ट्रिलियन। सो फॉर रेफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो ट्रेड होता है वो पूरी इंडिया में जो जनरेशन है उसके बराबर का है। सो दैट वाज वन रीजन, या दैट वाज वन ऑफ द 3 रीजंस व्हिच वाज गिवन बाय यूएस टू इंपोज टैरिफ्स ऑन चाइना। ओके, इसके बाद ट्रूस एग्रीमेंट हुआ है जिसमें दे हैव डिसाइडेड कि 91% ऑफ द टैरिफ जो हैं वो दोनों रिमूव कर देंगे। इसके बाद 90 डेज के लिए अनदर 24% को कम किया जाएगा और बेस टैरिफ रेट जो है कि हर चीज पे जो मिनिमम आपका इंपोर्ट टैक्स लगता है उसको अब वापस से 10% पे सेट किया गया है। बट यहाँ पे फेंटेनिल इशू को रखते हुए यूएस ने बोला है कि आई एम गोइंग टू पुट अप 20% मोर टैरिफ, एक्स्ट्रा टैरिफ ऑन चाइनीज गुड। तो 10 + 20 यानी 30 तो वहां पे रहेगा ही रहेगा। एंड चाइना ने एक्सचेंज में कहा है कि मैं जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी के अलावा आप और भी टाइप के बैरियर्स लगा सकते हो, जैसे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, इतनी क्वालिटी होगी, इतने टेस्ट से पास होकर अगर गुड्स आएंगे तो ही मैं एंट्री अलाउ करूंगा। तो यहाँ पे ये नॉन टैरिफ बैरियर्स की डेफिनेशन में आते हैं, ये सब चाइना ने अभी सस्पेंड करे हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रेशर क्या था। तो चाइना पे तो कोई प्रेशर नहीं था, बट यूएस के ऊपर भी प्रेशर हो रहा था, बिकॉज वहां स्टैग्नेशन भी आ रहा था और इन्फ्लेशन भी आ रहा था। एंड यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की, ये यूएस की खुद की क्रिएटेड है, बिकॉज यूएस जो है वो यूएस के अंदर में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करता है, सब कुछ बाहर से इंपोर्ट होता है। एंड सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट यूएस में भी होता है, जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, वो चाइना से ही होता है। तो ऑब्वियसली वहां पे चाइनीज गुड्स अगर महंगे हो जाएंगे तो सारे के सारे गुड्स भी महंगे हो जाएंगे। तो अब यहां पे हम समझ लेते हैं कि इसका इंडिया से क्या लेना देना है, कि ये ट्रेड टैरिफ से क्या है। तो कुछ इसके अंदर में बून होगा, कुछ बेन होगा, मतलब कुछ अच्छा है हमारे लिए, कुछ नेगेटिव है यहाँ पे। तो पॉजिटिव क्या क्या है, तो अब यहाँ पे इंडिया जो है वो अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकता है उन सेक्टर्स में जो लेस अफेक्टेड है बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। मतलब कि ये सेक्टर्स के अंदर में अभी भी चाइना और यूएस के बीच में जो है रिजोल्यूशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अब इंडिया के पास में स्कोप ओपन हो चुका है कि वो यहाँ पे यूएस को इन चीजों को एक्सपोर्ट कर सकता है अच्छी क्वांटिटी के अंदर में और अच्छे प्राइसेस के ऊपर पे, एंड सिमिलरली चाइना के अंदर में भी कर सकता है। तो फार्मास्यूटिकल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है। ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है ये इंडिया के लिए पॉजिटिव है व्हेन इट्स कम टू दिस यूएस चाइना ट्रेड डील। बट इसके अलावा चैलेंजेस क्या है कि भाई अब यूएस और चाइना के बीच में अगर ये टैरिफ वॉर चलता रहता तो ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर कंपनीज चाइना के अंदर में फैक्ट्रीज ओपन करके बैठे हैं, दे वुड हैव वांटेड टू शिफ्ट देयर फैक्ट्रीज टू सम अदर कंट्री, एंड चाइना का सबसे इजी जो एक ऑल्टरनेटिव दिखता है वो इंडिया होता है। तो इंडिया जो था इट कुड हैव जनरेटेड और इट कुड हैव बेसिकली अट्रैक्टेड लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट ये जो पर्टिकुलर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये शायद अब शिफ्ट नहीं होगा।
ओके तो ये बेसिकली इंडिया के ऊपर पे जो बेसिकली आपके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। नेगेटिव तो एक ही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी चाइना के इन्वेस्टमेंट्स को या चाइना में जो इन्वेस्टमेंट्स थे उनको इंडिया में अट्रैक्ट करने की, वो पॉसिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, एक एडिटोरियल है, इंडियाज राइजिंग ई वेस्ट द नीड टू रिकास्ट इट्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो ये ऑथर है इन्होंने यहाँ पे आर्ग्यू करा है कि इंडिया जो है वो ई वेस्ट का एक बड़ा आपका जनरेटर बन रहा है और यहाँ पे हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है, ई वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड देयर इज अ लॉट टू डू। ठीक है, तो जिस हिसाब से हमारा ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, सो वी हैव टू बी वेरी गुड एट द मैनेजमेंट ऑल्सो एंड उस वजह से इंडिया की बहुत सारे कॉस्ट भी रेस होती हैं। तो उसके बारे में ये पर्टिकुलर एडिटोरियल आया। तो इस एडिटोरियल के जो पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे कुछ हम बहुत अच्छे वन लाइनर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए, वर्ल्ड के टॉप ई वेस्ट जनरेटर कौन से हैं? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि आपके लैपटॉप जो ये सब खराब हो जाते हैं, इनके जो इक्विपमेंट्स हैं ये सब ई वेस्ट है। ये सबसे ज्यादा जनरेट कहां होता है? तो यहाँ पे ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। यू हैव टू नो द टॉप 5 कंट्रीज। टॉप पे चाइना है, सेकंड यूएसए एंड थर्ड इंडिया है। एटलीस्ट टॉप 3 आपको पता होने चाहिए। इंडिया की पोजीशन थर्ड है वर्ल्ड के अंदर में। ओके ई वेस्ट जनरेशन में अगर बात करी जाए इंडिया की, तो इंडिया थर्ड रैंक पे आता है और सिर्फ 10% है जो फॉर्मली होता है, बाकी सब इनफॉर्मल होता है। यानी कि ना तो वहां पे कोई नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है एंड ना वहां पे प्रॉपर ई वेस्ट को यहां मैनेज किया जाता है। तो यहां पे बहुत सारा जो पर्टिकुलर वेस्ट है वो फाइनली लैंडफिल्स में जाता है, वो आपके सॉइल में जाके ऐड हो जाता है, वाटर में जाके ऐड हो जाता है, जिससे क्या होता है आपके सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ई वेस्ट जनरेशन। इसके बाद अगर ई वेस्ट जनरेशन स्टेट्स की बात करी जाए, तो सबसे ज्यादा ई वेस्ट कहां जनरेट होता है? वो महाराष्ट्र में होता है, फिर तमिलनाडु है और थर्ड आपका उत्तर प्रदेश है। बट अगर यहां पे स्टेट्स की बात करी जाए जो सबसे ज्यादा ई वेस्ट को यहां पे रिसाइकिल करते हैं या यहां पे उनको बेसिकली डिस्पोज करते हैं, तो टॉप पे आ जाएगा कर्नाटका, सेकंड पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे है उत्तराखंड। तो ये तो वो स्टेट्स हैं जहां पे ई वेस्ट जनरेट होता है और ये वो स्टेट्स हैं जहां पे ई वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। ओके अब हम आते हैं जो आपका पर्टिकुलर एडिटोरियल है क्या क्या बातें करता है और उसका एक सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पहले तो उन्होंने बनाया कि हम इम्प्रॉपर ई वेस्ट करते हैं तो उससे इंडिया के लॉस क्या क्या होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि इंडिया करीब $10 बिलियन है उसको लॉस करता है बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट इफेक्ट, बिकॉज उससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। जैसे कि आपका वाटर पॉल्यूशन हुआ तो अब वो वाटर जो है वो अनड्रिंकेबल हो चुका है। अब वाटर अनड्रिंकेबल है, उसको कोई अगर ड्रिंक कर लेता है तो फिर वो बीमार होता है तो हॉस्पिटल में खर्चा होता है। इससे इंडिया जो है वो $10 बिलियन का लॉस खाता है। सिमिलरली एयर पॉल्यूशन, सॉइल कंटामिनेशन इज अनदर इश्यू जो ई वेस्ट को अगर हम प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करते हैं तो होता है। दूसरा है $20+ बिलियन का यहाँ पे सोशल लॉसेस होते हैं। तो बेसिकली जहां पे जो लोग इस ई वेस्ट को रिसाइकल करते हैं उनके पास बिकॉज कोई भी वो सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत सारे जो आपके टॉक्सिक मेटल्स होते हैं उनसे इनका एक्सपोजर होता है एंड देन दे गेट डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेस एंड डिजीजेस। जिससे एक इन्होंने डेटा दिया है कि जो पर्टिकुलर लोग इनफॉर्मल साइकिल में, इनफॉर्मल ई वेस्ट का यहाँ पे रिसाइकलिंग करते हैं, उनका एवरेज लाइफ स्पैन है 27 ईयर्स या उससे कम। यानी कि अगर कोई पर्सन ई वेस्ट के उस पर्टिकुलर सेक्टर में वर्क करता है और इनफॉर्मल सेक्टर है जहां सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं होते, तो वो मैक्सिमम 27 साल तक उसकी लाइफ होती है। बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉक्सिक मेटल की वजह से कोई ना कोई डिजीज या इलनेस होती है, पॉइजनिंग होती है, जिससे उसकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। तो करीब करीब ये दो मेजर लॉस हैं। उसके अलावा 80,000 करोड़ रुपीस का लॉस होता है बिकॉज इनकी ई वेस्ट का जो हम रिसाइकलिंग करते हैं प्रॉपर नहीं करते। तो बहुत सारा जो क्रिटिकल मेटल है इंक्लूडिंग गोल्ड और सिल्वर भी इनमें यूज होता है, वो पर्टिकुलर बिकॉज प्रॉपरली आप उसको रिसाइकल नहीं करते हो तो बहुत कुछ वेस्ट चला जाता है बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव एक्सट्रैक्शन। एंड वी ऑल्सो लूज अराउंड $20 बिलियन इन टैक्स रेवेन्यूज बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर। तो बिकॉज ये इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर है तो ये कहीं पर भी इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो सब कुछ आपका विदाउट या बियॉन्ड द टैक्स डोर्स होता है, तो ये टैक्स के परव्यू में नहीं आते हैं। तो गवर्नमेंट अराउंड $20 बिलियन को यहाँ पे लॉस करती है। ओके तो यहाँ पे हम समझते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है ई वेस्ट को मैनेज करने का और इसके अंदर में हम क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हम और भी बेटर ई वेस्ट को यहाँ पे फॉर्मली मैनेज कर पाए। तो एक आपका पर्टिकुलर रूल्स हैं जो बेसिकली ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताती हैं, वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2022। सबसे पहले ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आए थे, इनको रिप्लेस करके हमने 22 में नए रूल्स करें।
एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसने लैपटॉप बनाया है, जिसने मोबाइल बनाया है, उसकी एक्सटेंडेड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो क्या है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं या फिर कोई इंपोर्टर्स है या ब्रांड ओनर्स हैं, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, सब आपके ईपीआर की कैटेगरी में फॉल करेंगे। इन सबको यहां पे एक पर्टिकुलर सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द ई वेस्ट डिस्पोजल ऑल्सो। तो एग्जाम्पल के लिए कि अगर यहां इंडिया के अंदर में सैमसंग अगर मोबाइल फोन्स को सेल करता है तो मोबाइल सैमसंग जो है उसकी भी ईपीआर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसको इंडिया के अंदर में या तो खुद का ही ई वेस्ट डिस्पोजल प्लांट ओपन करना पड़ेगा या फिर अगर कोई ई वेस्ट डिस्पोजल प्लांट को यहां पे रन करता है उसको यहां पे मॉनेटरी हेल्प देनी पड़ेगी, विच मींस कि इसको उस पर्टिकुलर प्लांट को रन करने का खर्चा अगर कोई और भी रन कर रहा है उसको सैमसंग को बेयर करना पड़ेगा। ये उनकी एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रोड्यूसर ऑफ ई गुड्स। ठीक है, तो अगर आप ये करते हो तो ही कर पाओगे। इन केस आप ये करते हो तो आपको ईपीआर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स, जिनको आप शोकेस करके आप गवर्नमेंट की पेनल्टी से बच सकते हो और यहां पे आपको कोई भी पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपके पास ईपीआर सर्टिफिकेट नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट आप पे पेनल्टी लगा सकता है। ओके, अब यहां पे इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया विच इज कि जो ईपीआर सर्टिफिकेट्स होते हैं उसकी एक फ्लोर प्राइस होनी चाहिए, विच मींस जो ये ईपीआर सर्टिफिकेट है इसका एक पर्टिकुलर प्राइस होता है, कॉस्ट होता है। तो अब वो ईपीआर सर्टिफिकेट का कॉस्ट क्या होगा ये यहां पे जो पर्टिकुलर रिसाइकलर है वो डिसाइड कर रहा है कि आपने लेट्स से अगर मैंने 100 केजी करा तो लेट्स से इसकी वर्थ 1 लाख रुपीज है। तो अब यहां पे ये रिसाइकलर डिसाइड कर रहा है कि इस ईपीआर सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे एक इन्होंने सजेशन दिया है कि देयर शुड बी अ फ्लोर प्राइस ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट्स, मतलब इससे कम का नहीं हो सकता है। तो लेट्स से अगर एक 10 केजी के डिस्पोजल पे एक 1 ईपीआर सर्टिफिकेट मिलता है तो लेट्स से उस 10 केजी के ईपीआर सर्टिफिकेट की वैल्यू एटलीस्ट लेट्स से 5 लाख रुपीस होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती। उससे क्या होगा, अगर फ्लोर प्राइस ईपीआर सर्टिफिकेट की यहां पे डिसाइड हो जाएगी तो यहां पे फेयर कंपनसेशन मिलेगा फॉर्मल रिसाइकलर्स को भी एंड एज वेल एज यहां पे जो कंपनीज हैं उनको भी यहां पे एक्सप्लॉयटेशन फील नहीं होगा। इससे क्या होगा, इनफॉर्मल अनसेफ रिसाइकलिंग प्रैक्टिस जो है, जो इंडिया की 95% ई वेस्ट को यहां पे साइकिल करते हैं, they would be promoted या they would be motivated to become a formal recycler because now they would know कि अगर ये फॉर्मल सिस्टम में भी आते हैं तो इनके पास में एक मिनिमम फ्लोर प्राइस है जो गारंटीड है। ओके, अब फ्लोर प्राइस मैटर क्यों करता है, इससे जो ईपीआर सर्टिफिकेट मार्केट है ये कोलैप्स नहीं करेगा, अदरवाइज नो वन वुड वांट अ ईपीआर सर्टिफिकेट और इससे ट्रस्ट, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कंप्लायंस इन रिसाइकलिंग ये भी इंक्रीज होगी। ओके, तो ये पर्टिकुलर आपका जो आर्टिकल है उसके अंदर में कि एक फ्लोर प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस करने से फायदा क्या होता है, उसका क्रिटिसिज्म क्या था, उसका रिबटल क्या था, उसका वे फॉरवर्ड क्या था, वो यहां पे हमने डिस्कस करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और न्यूज इंडियन एक्सप्रेस से देख लेते हैं कौन कौन से पाक के एयरफोर्स एसेट्स थे जो इंडिया ने हिट करे। तो अगर इंडियन एक्सप्रेस आप रीड करते हैं तो उसके अंदर में ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे गिवन है कि कौन कौन सी लोकेशन थी जिनको यहाँ पे करा है। तो इसमें से जो सारी लोकेशन उनको हम एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट है लेट यू नो उनको आप अलग से कर सकते हैं। जैसे कि एक जो इंपॉर्टेंट है वो है पीएफ का बेस नूर खान जो रावलपिंडी के अंदर में है। ये पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर और न्यूक्लियर कमांड जहां से ये डिसाइड करते हैं कि न्यूक्लियर लॉन्च करने या नहीं करने, इसको हमने हिट करा था। तो एक ये नाम है जो आपको याद होना चाहिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एयरफोर्स बेस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट इज पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मुरीद चकवाल करके, तो ये भी एक बेस था। नेक्स्ट पे आते हैं पीएफ बेस सुखूर जो फॉरवर्ड बेस है नॉर्दर्न सिंध के अंदर में। सिंध इनका जो आपका कराची वाला रीजन है जो गुजरात से आपका अटैच होता है, राजस्थान से अटैच होता है, वहां पे ये पर्टिकुलर बेस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस है आपका पीएफ बेस रहीम यार खान। ये वाला बेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, बिकॉज ये वाला जो पर्टिकुलर बेस है इसका रनवे डिस्ट्रॉय किया है आपके ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में। ये पीएफ सेंट्रल कमांड का यहां पे बेस था। तो एक तो फर्स्ट वाला और एक ही फोर्थ वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक है बेस मुशफ जो स्टैटिक बेस है पीएफ का, एक है पीएफ बेस शाहबाज जाकोबाबाद जहां पे नेटो फोर्सेस होती थी, एक था पीएफ बेस रफीकी जो शोरकोट में है, और एक है बेस भोलारी जो जमशोरों में है जो न्यूएस्ट पोर्ट है, न्यूएस्ट बेस है। बट इन सब पीएफ बेस में जो फर्स्ट और फोर्थ वाला है ये ज्यादा स्पेशल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टली इनको अटैक किया गया था जिसमें ये जो बेस रहीम यार खान है, ऑल्दो हमने सब 10 के ऊपर पे कोई ना कोई यहाँ पे टारगेट किया था। दिस इज द
4th वन जिसके अंदर में हमने रनवे को डिस्ट्रॉय किया था, और अभी एक वीक के लिए ये पर्टिकुलर जो बेस है इसको पाकिस्तान ने ऑफिशियली नॉन ऑपरेशन डिक्लेयर करा हुआ है। ओके, इसके अलावा हमने जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस साइट है जहां से उनका एयर डिफेंस वर्क करता है, जैसे इंडिया अपना आकाश डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको जहां से ऑपरेट करता है, यहां पे जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम का जो पॉइंट है उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को हमने टारगेट करा है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, बिकॉज इसमें दो चीजें, पहला तो एक तो आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कहां से उनकी एयर डिफेंस साइट्स कौन सी हैं, एंड दूसरा आप पिन पॉइंट करके आप सक्सेसफुली उनको टारगेट कर पाए। तो यहां पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है आपके इंडियन एयर फोर्सेस की या इंडियन आर्म फोर्सेस की, उन्होंने इनको करा। तो पंजाब प्रोविंस में पसरूर, चुनियान और लाहौर जगह हैं, और सिंध में मालीर कैंटोनमेंट है जो सारी की सारी पाकिस्तान के एयर सिस्टम को यहां पे होस्ट करती है, जिनको हमने यहां पे न्यूट्रलाइज किया था। तो रेडार एंड एयर डिफेंस साइट्स आपकी टोटल 4 हैं और टोटल 8 बेसेस हैं जिनको यहां पे इंडिया ने टारगेट किया था। इफ यू हैव दिस मैप में अगर इनको आप पिन पॉइंट कर लेंगे तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू ऑल्सो। ओके, तो जो ब्लू में है ये तो आपके रडार साइट्स हैं, ये जो रेड में आपको दिख रहे हैं ये एयर बेसेस है, एंड यू कैन सी हियर कि हमने कहां पे जाके इन पर्टिकुलर उनको टारगेट किया है। हमने सिर्फ अपने आप को इस बार पीओके पे लिमिट नहीं किया था, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट में जो हम एक न्यूज देख रहे हैं, इट इज बेसिकली जस्ट टू रिमाइंड यू कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू एवर प्ले फॉर इंडिया और एवर प्ले क्रिकेट, विराट कोहली, ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो अगेन आपके क्लैट एलेट के लिए भी जो स्पोर्ट्स पर्संस होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक रहते हैं। तो विराट कोहली के जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं उन सबको आपको पता होना चाहिए, एंड यू शुड नो कि इन्होंने टेस्ट डेब्यू कब किया था, इन्होंने ओडीआई डेब्यू कब किया था, अंडर 19 वर्ल्ड कप इनकी कैप्टनशिप में इंडिया ने जीता था, वो कब जीता था इन्होंने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, इनके स्पेसिफिक टेस्ट रन्स को लेके क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, और भी जो टेस्ट कैप्टन के रिकॉर्ड्स हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपके हिंदू के अंदर में ये कुछ डेटा बैंक आया हुआ है, दिस इज ऑल्सो ऑन योर पर्टिकुलर स्क्रीन। इसके अलावा आप अगर न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स पेज को रीड करोगे आज, तो वहां पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे उनके अचीवमेंट्स दिखेंगे। सो आई वुड से कि आपको ये सब कर लेना चाहिए। Okay, so with this particular message, let's end today's session. So thank you all, and thank you to Kohli also for being such a important player. Okay, so with this message, let's end today's session. Thank you and have a very nice day.